हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, विस्फोटक अधिनियम 1884। इस अधिनियम में हम जानेंगे कि मेंस की परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ओवियस है, सबका यही होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा, एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन क्या है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर है। लाइसेंस के लिए क्या क्या शर्तें हैं, किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं। रिफ्यूजल कहां होगा। एक्सीडेंट नहीं पूछेगा, सजा भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्लोसिव एक्ट है ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म को देता है, न कि सजा का। सजा के भी प्रावधान है, लेकिन मुख्य उद्देश्य रेगुलेशन का है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को देना है। इसलिए सजा नहीं पूछेगा, मुझे यकीन नहीं सजा पूछेगा। यानी आपको क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन क्या है, कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइसेंस किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। यही 3 से 4 सवाल आएंगे, आने की उम्मीद है, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुमान उम्मीद है सही भी हो सकता है और हो सकता है गलत भी हो, पर हम ऐसी आशा रखते हैं कि मेरा अनुमान सही होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे वजह है। उसके पीछे है कि 16 माइनर एक्ट हैं, और 16 माइनर एक्ट में अगर इतना कुछ पूछने लगा, सबकी सजाएं पूछने लगा, सबको उनके बारे में विस्तृत रूप से लिखने को कह दिया गया, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि माइनर एक्ट है तो माइनर की तरह ही उनको डील किया जाएगा। माइनर एक्ट में जनरली उद्देश्य पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, और कौन मेनली ऑथराइज है। यानी जैसे एक्सप्लोसिव एक्ट है तो कौन लाइसेंस देगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही 5 या 2 नंबर के होते हैं। स्टार्ट करें। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने के अधिकार में शामिल है सुरक्षित रूप से रहने का भी अधिकार। यानी ऐसी स्थितियां जिसमें जीवन को सुरक्षा दी जा सके, जीवन सुरक्षित हो सके, ऐसा माहौल जिसमें जीवन को बढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं। और इसलिए यदि कोई ऐसा कार्य जो जीवन के सुरक्षा को खतरा पैदा देता हो, यानी कि जैसे कोई पॉल्यूशन है, जैसे एमसी मेहता वाले वाद में यही बोला गया था कि जीवन जीने की गारंटी में स्वच्छ रूप से एनवायरनमेंट भी चाहिए, हमारे लिए हजार्डियस एनवायरनमेंट नहीं हो, यानी कोई दुखकारी ना हो, कोई विनाशकारी एनवायरनमेंट ना हो। जीवन जीने का अर्थ सिर्फ जीना ही नहीं है, जीवन जीने का अर्थ है डिग्निटी के साथ जीना, अच्छे से जीना, मर मर के जीना नहीं। तो उसी तरह यदि कोई एक्सप्लोसिव है, कोई विस्फोटक सामान है, तो पास में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि उस विस्फोटक सामान से कुछ रिसाव भी हो सकता है, विस्फोटक सामान में विस्फोट भी हो सकता है, या विकिरण भी हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो इसलिए उनके रेगुलेशन के लिए ये एक्ट आया गया। पार्लियामेंट जो कि कॉम्पिटेंट है यूनियन लिस्ट के तहत, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं यानी जो एक्सप्लोसिव वगैरह हैं, उनको उनके ऊपर रेगुलेशन बना सकती है, ये उसको पावर मिली हुई है। क्यों? क्योंकि जो जनता की सेफ्टी के लिए आवश्यक है और संवर्ती सूची में है या यूनियन लिस्ट में है, संघ सूची में है, उस पे पार्लियामेंट एम्पावर्ड है ऐसे नियम बनाने के लिए। देखें आगे। हालांकि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बताता है, पीनल को नहीं बताता। पीनल यानी सजा देने का, सजा देने का है इसमें प्रावधान, लेकिन इस एक्ट का उद्देश्य मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना, जो कि रेगुलेशन बनाना, कि नियम, लाइसेंस किसको मिले, कौन रख सकेगा, किसका लाइसेंस रिवोक किया जा सके। बस मेनली ये है, सजा देना इसका प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। देखते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है जी। इसका ऑब्जेक्ट है एक्सप्लोसिव के सामान को मैन्युफैक्चर या उसको रखना पोजीशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने को मैनेज करे, रेगुलेट करे। क्या है मैन्युफैक्चर, पहला क्या है जी मैन्युफैक्चर, दूसरा पोजीशन, तीसरा यूज, चौथा सेल, पांचवा ट्रांसपोर्ट, छठा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी 6 ऑब्जेक्ट हैं। पहली तो कोई चीज जब मैन्युफैक्चर होगी तो दूसरे के पोजीशन में होगी, यानी किसी के पोजीशन में आएगी मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही। मैन्युफैक्चर हुआ, पोजीशन हुआ तो कोई यूज भी करेगा, कोई सेल भी करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट भी करेगा और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगा। यानी 6 ऑब्जेक्ट है जी, ध्यान रखिए आप, 6 ऑब्जेक्ट हैं। आप देखते हैं एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन क्या है जी।
एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है, पर हमें छोटे शब्दों में याद रखे तो गन पाउडर यानी कि बारूद, टीएनटी, टीएनटी होता है विस्फोटक होता है, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्यून समथिंग, नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक में यूज होता है, फायरवर्क्स पटाखे वगैरह, डेटोनेटर्स, कार्ट्रिजेस और कोई भी सबस्टांस जो कैपेबल ऑफ एक्सप्लोजन। गन पाउडर में विस्फोट हो सकता है, टीएनटी में भी विस्फोट हो सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन में, फायरवर्क्स में, डेटोनेटर में, कार्ट्रिजेस तो आपको पता ही है, और ऐसा कोई भी सामान जिसमें विस्फोट हो सकता है उसे कहते हैं एक्सप्लोजिव। ठीक है, यहां देखें गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, गन कॉटन, डी नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसी को बोलते हैं टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, पिक्रिक एसिड, डी नाइट्रोफिनॉल। बहुत बड़ी डेफिनेशन है भाई, साइंटिफिक डेफिनेशन है, आपसे उम्मीद नहीं की जाती आप याद करो, फिर भी कोशिश ये करना 2 4 6 याद हो जाए। आपसे एग्जामिनर एग्जैक्ट वर्ड की मांग नहीं करता है, एटलीस्ट माइनर सेक्ट में तो नहीं करता है, लेकिन जो भी आपराधिक कोड बने हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, या आजकल उनको बोलते हैं संहिताएं, उनके शब्द एग्जैक्ट चाहिए। सिविल में या माइनर में कोई एग्जैक्ट शब्द की डिमांड नहीं है। चलिए, तो एक्सप्लोजिव में अगर जो आप ये भी लिख दें गन पाउडर, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, फायरवर्क्स, डेटोनेटर, कार्ट्रिजेस एंड एनी अदर सबस्टांस, और ये 2 4 के एग्जांपल दे दे तो भी आपका आंसर संपूर्ण माना जाएगा। अब देखें जरा आगे क्या कहता है। कहता है कि डेफिनेशन सेक्शन 4 के डी में दी गई है एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इस डेफिनेशन को बढ़ा सकती है और भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को शामिल कर सकती है। आपको मालूम है समय समय पर नए नए केमिकल उत्पाद आते रहते हैं, ये नहीं पता कौन सा सब्सटेंस कैसे एक्सप्लोजिव यूज हो सके उसका। अब जैसे आपको याद होगा तो इजराइल ने ऐसा किया था कि सबके पेजर में विस्फोट हुआ था, तो क्या उसे भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मान लिया जाए? मालूम नहीं, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसा रखा हो जो इनसे अलग हो, इनसे अलहदा हो सकता है, जाने क्या रखा हो। तो ऐसी क्या पता हमारे यहाँ भी ऐसी स्थितियां कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो, पर ऐसा कोई नया सब्सटेंस आके जो विस्फोटक के लायक है वो भी शामिल किया जा सकता है। इसलिए सेक्शन 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है उसको लिस्ट में शामिल करने की। ये सब तो वो है जो सरकार को मालूम है इनसे विस्फोटक हो सकता है, इसीलिए सरकार ने एक काम किया है, एम्यूनिशन ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस, सभी को उसने मान लिया। एम्यूनिशन में जो भी एम्यूनिशन हो सकती है होगी वो सब एक्सप्लोजिव में काउंट हो सकता है, और 17 में लिस्ट को बढ़ाई जा सकती है। यानी डेफिनेशन कोई पूछे तो 4D के साथ रेड विद 17, सेक्शन 17। ठीक है जी, पहला हो गया, आपको पहला प्रश्न हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है और डेफिनेशन क्या है, यानी 2 सवाल हो गए आपके। अगला अगला सवाल आता है हु कैन रेगुलेट। एक्सप्लोजिव जो है इसके एक्ट को, इसके मैन्युफैक्चर को, इसके पोजेशन को, यूज को, सेल को, ट्रांसपोर्ट को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को कौन रेगुलेट कर सकता है? ओवियस है, जैसा मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। ओवियस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, हु इज एम्पावर्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मे थ्रू दिस एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 17A के तहत अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को दे सकती है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को भी ये पावर दे सकते हैं, उसके पास डेलीगेशन की पावर है। अच्छा, डेलीगेशन की पावर क्यों है भाई? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं है, तो चाहे तो अपनी पावर्स जो है डेलीगेट कर सकते हैं किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिसर को, या अपने नीचे किसी अन्य निचली गवर्नमेंट को, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो सेक्शन 17A के तहत किसी को पावर दी जा सकती है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। अब देखें सेक्शन 5 क्या कहता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल एज टू लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव। सेक्शन 5, ये ध्यान रखना, सेक्शन 5 कहता है
एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर ये याद याद रखें आप, एमपी, यूज, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये 6 वर्ड याद रख लें आप। इनका इनके लाइसेंसिंग के लिए यूज हो सकते, इनके लाइसेंसिंग की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और सेक्शन 6 क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, पोजीशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट डेंजरस एक्सप्लोजिव के लिए। देखिए ये नॉर्मल एक्सप्लोजिव के लिए है, सेक्शन 5 नॉर्मल एक्सप्लोजिव के लिए है, सेक्शन 6 डेंजरस एक्सप्लोजिव के लिए है। ठीक है। सेक्शन 7 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल कन्फरिंग पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन, रिमूवल। 5 6 याद रखिए। 5वां है एक्सप्लोजिव के लिए, छठा है जो डेंजरस एक्सप्लोजिव है उनके रेगुलेशन के लिए। 5 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है, 6 में भी एम्पावर है, 5 में नॉर्मल एक्सप्लोजिव के लिए, 6 में डेंजरस एक्सप्लोजिव के लिए। ये इसलिए जरूरी है इनका वर्गीकरण क्योंकि सजा इसी के हिसाब से है। 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ऐसे रूल बनाने की जिससे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन और उनको हटाने की प्रक्रिया हो। 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर 5 और 6 तो है इंपॉर्टेंट। आप देखें जरा, कहता है कि लाइसेंस, सेक्शन 6 लाइसेंस के विषय में कहता है। क्या कहता है? सेक्शन 6A प्रोहिबिशन टू पर्सन। कौन है भाई? सेक्शन 6A, सो 6 नहीं 6A। 6A में किसको लाइसेंस मिल सकता है? जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता। यानी किसको नहीं मिल सकता? 18 वर्ष से नीचे को नहीं मिल सकता। और किसी को अगर जो 6 महीने की सजा हुई हो तो 6 महीने की सजा के बाद 5 साल तक की अवधि के लिए नहीं मिलेगा, वो बार्ड हो जाएगा। या कोई व्यक्ति बॉन्ड पर हो, भाई अच्छे बिहेवियर के लिए, पीस के लिए बॉन्ड पे रखा जाता है, मतलब सीआरपीसी में प्रावधान है। और तो कोई व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है और डीएम को लगता है या अन्य कोई अथॉरिटी को लगता है वो ठीक आचरण में नहीं उतरेगा तो उससे बॉन्ड भरवा सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा बॉन्ड भरा गया हो उसको नहीं मिलेगा लाइसेंस। ऑलरेडी लाइसेंस जिसका कैंसिल हो चुका उसको भी नहीं मिलेगा। यानी इन 4 परिस्थितियों को छोड़ के सबको मिल सकता है प्रोहिबिशन टू पर्सन। किसको? अब देखते हैं। 6A में प्रोहिबिशन है, 6B में ग्रांट ऑफ लाइसेंस है। क्या लाइसेंस है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंक्वायरी करने के बाद राइटिंग में लाइसेंस को देगी या लाइसेंस को रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है। 6A में किसको मिलेगा? बी में लाइसेंस को देने या रिफ्यूजल की प्रक्रिया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल ग्रांट लाइसेंस फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव। ये सब इनके वजह के लिए दिया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर सेटिस्फाई है कि जिसको लाइसेंस मिल रहा है वो टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपीरियंस। नो हाउ का मतलब होता है जो नॉलेज रखता हो, नो हाउ का मतलब नॉलेजेबल, नॉलेज KNOWLEDGE, ठीक है, जो नॉलेज रखता हो और एक्सपीरियंस हो, ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है। या ऐसा व्यक्ति अपने पास ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉय करे या रखे जो एक्सपीरियंस हो या जिसे ऐसे नॉलेज हो, क्योंकि एक्सप्लोजिव को संभालना एक टेक्निकल काम है। एक्सप्लोजिव को कैसे रखते हैं, कैसे उसकी कंटेनिंग होती है, पैकेजिंग होती है, कहाँ रखना चाहिए और उसमें रखने के लिए इतना मॉइस्चर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीजें रखना चाहिए, सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति इस चीज को रख रखाव नहीं कर सकता है। उसे नॉलेजेबल होना चाहिए इस विषय में और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का रखने का उसको ऐसी नॉलेज हो या ऐसे व्यक्ति को वो नौकरी पर रखे जिसको ऐसी नॉलेज और अनुभव है। सेक्शन 6B में कहता है। सेक्शन 6C क्या कहता है? कहता है अगर जो कोई ये नहीं है तो भी लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो है ना, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है तो भी लाइसेंस उसका रिफ्यूजल किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव का लाइसेंस मांगना तो भी, भाई प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव ऐसे है जैसे आम आदमी को TNT नहीं दी जा सकती, ट्राई नाइट्रोटोल्यून नहीं दिया जा सकता, बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है। कोई RDX मांगने लगा, नहीं दिया जा सकता, भाई प्रोहिबिटेड है। सारी चीजें प्रोहिबिटेड नहीं है पर अधिकतर चीजें प्रोहिबिटेड है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, आम समाज की के लिए
खतरा, उसकी जानो माल को नुकसान पहुंच सकता है ऐसे से। तो ऐसे प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव को नहीं दिया जा सकता, या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसा विश्वास हो कि ऐसा व्यक्ति ही प्रोहिबिटेड है या अनफिट है, इस एक्ट में जो नियम लिखे हैं जैसे ये वाले नियम इनके तहत आता है तो अनफिट है, उसको नहीं देंगे, या अनसाउंड ऑफ माइंड हो, उसमें इतना बुद्धि ना हो, या पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक पीस के लिए रिक्वायर्ड हो, तो रिफ्यूजल हो सकता है। रिफ्यूजल 6C में इन बातों पर भी रिफ्यूजल हो सकता है, इनके अलावा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर, पब्लिक पीस पर, व्यक्ति ही प्रोहिबिटेड हो या एक्सप्लोजिव ही प्रोहिबिटेड हो, तब रिफ्यूजल किया जा सकता है लाइसेंस का। ठीक है जी। अब देखते हैं, ऐसा रिफ्यूजल शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड बी फर्निश्ड टू द पर्सन हु अप्लाइड फॉर सच लाइसेंस। यदि किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया और उसके लाइसेंस को रिफ्यूज कर दिया गया तो ऐसे बात को राइटिंग में लिख के उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, ऐसा रिफ्यूजल राइटिंग में लिखना भी पड़ेगा, उस व्यक्ति को देना भी पड़ेगा। पर जनता की सुरक्षा में यदि कोई बात उठती है या नेशनल इंटीग्रिटी की कोई बात उठती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात उठती है, तो ऐसा लिख के देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है जी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी चाहे तो अपनी ओर से अन्य शर्तें भी जोड़ सकती है, बड़ा वास्ट एरिया दिया हुआ है। 6E कहता है वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। राइटिंग में नोटिस देकर वो जो होल्डर है उसको इन सारे कारणों के आधार पर, इस कारण पे उस कारण पे आधार पर उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है शर्तें, और रेवोकेशन किया जा सकता है। और ऐसी सस्पेंशन या रेवोकेशन होने के बाद सरेंडर करना पड़ेगा अपना लाइसेंस उस अथॉरिटी को जिस अथॉरिटी ने ऐसा लाइसेंस दिया था। ठीक है। ऐसी अपील भी हो सकती है, ऐसी लाइसेंस के रिफ्यूजल की अपील भी हो सकती है, ऐसे रेवोकेशन की अपील भी हो सकती है। हालांकि ऐसी अपील हर बार मान्य नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मैंने रिफ्यूज किया है सीधे, तो वो अपील नहीं भी सुन सकती है। अब आते हैं, कहता है कि अगर एक्सप्लोजिव रख रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे एक्सीडेंट को नोटिस में लाना पड़ेगा। एन एक्सीडेंट बाय एक्सप्लोजन और बाय फायर अटेंडेड विद द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और सीरियस इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। यदि व्यक्ति की जान को या किसी व्यक्ति के माल को, यानी उसकी कोई भी संपत्ति है, नुकसान पहुंच रहा है या नुकसान हो चुका है, तो ऐसे एक्सीडेंट के नोटिस को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के SHO यानी ऑफिसर इंचार्ज को ऐसे नोटिस में लाया जाएगा, भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। या अगर जो ऐसी घटना नेवल में, मिलिट्री में, एयरफोर्स की टेरिटरी में होता है या उनके क्षेत्र में होता है, वेसल में होता है, एयरक्राफ्ट में होता है, तो ऐसे को वहां की अथॉरिटी को बताया जाएगा। या पुलिस स्टेशन में ना कोई देना चाहे तो DM को सीधे दे सकते हैं, और ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, और ऐसी इंक्वायरी DM वगैरह ये सब अपने लेवल पर करेंगे। और अगर जो कोई सीरियस ऑफेंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी इंक्वायरी करेगी, ध्यान रखें। और उसके बाद शर्तें भी हैं कुछ, उन शर्तों का पालन नहीं किया तो सजा भी है। सेक्शन 5 में मैंने बताया था कि पावर टू मेक रूल एज टू लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल्स, यूज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अगर जो इसमें कोई रूल है और वो नहीं माना सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे 3 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना। अगर कोई ऐसा एक्सप्लोजिव रखता है, यूज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है तो 2 साल की और 3,000 का जुर्माना। अन्य केसों में 1,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 6 जो था वो कहता था डेंजरस एक्सप्लोजिव, उसमें क्या है, 3 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना, या दोनों। और उसको ले जाता है तो फाइन है 5,000 का, और ऐसी संपत्ति को फोरफिट कर लिया जाएगा। हालांकि पनिशमेंट के कॉलम को आप ना पढ़ें, ज्यादा अच्छा है ना पढ़ें, क्योंकि पनिशमेंट का कॉलम शायद ही आए, क्योंकि ये एक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को शो करता है, एक पाथ देता है। ये पीनल नहीं है, पीनल इन नेचर नहीं है इन जनरल, यानी ये सजा के प्रावधानों पर उतना फोकस नहीं है, इसका रेगुलेशन के प्रावधानों पर है। तो उम्मीद है इसमें से सजा तो नहीं पूछी जानी चाहिए है।
एक लीडिंग केस देख लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर लिखना है तो आंसर लिखने के लिए कोई मटेरियल चाहिए, फैक्ट चाहिए। तो एक लीडिंग केस है नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, हालांकि सीधा एक्सप्लोजिव से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एल्युमिनियम के वायर से जुड़ा हुआ था, यानी इस तरीके का था, सीधा एक्सप्लोजिव का नहीं था। तो उसमें था कि 19(1) जी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी चॉइस का व्यापार, ट्रेड या व्यवसाय की अनुमति है, उसको उसका राइट है। और ये राइट कब छीना जा सकता है, कब इस पे रेगुलेट किया जा सकता है, कब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जब जनरल पब्लिक की हेल्थ, सेफ्टी और मोरलिटी को हानि पहुंचने की संभावना है 19(6) के तहत। तो 19(1) जी के तहत व्यवसाय का अधिकार तो है, पर ऐसे सबस्टांस जैसे कि कोई एक्सप्लोजिव हो गया, कोई डेंजरस सबस्टांस हो गया, उसका नहीं है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे आम जनता की सेफ्टी, आम जनता की हेल्थ को, या हो सकता है कोई अगर जो मॉरलिटी का कोई इशू है तो वो एक अलग विषय है, हो सकता है, यानी पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ और मॉरलिटी, इन तीन ग्राउंड के आधार पर उसके व्यवसाय के, उसके व्यापार के अधिकार को रेगुलेट किया जा सकता है, कट शॉर्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके तहत ये बताया गया है नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के मैटर में कि इस प्रकार से ऐसा कोई एक्ट बनता है जो किसी के व्यापार के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा। तो इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एक्सप्लोजिव एक्ट ठीक नहीं है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण में यूज हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक केस लॉ है। आइए एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, एक्सप्लोजिव एक्ट मैंने बताया, आर्टिकल 21 यूज हुआ, यूनियन लिस्ट का रेफरेंस दिया गया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट बताया, डेफिनेशन बताई, रेगुलेशन के लिए कौन अथॉराइज है, लाइसेंस कौन देगा, कैसे रिवोक होगा, किसको नहीं मिलेगा, अपील कैसे होगी, एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, सजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक केस है नरेंद्र कुमार। यानी ये एक्ट है तो बड़ा आसान, लेकिन अगर जो आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसके शॉर्ट नोट बनाएं और इसको लिखने में यूज करें, लिखने की कोशिश करें कम से कम 2.5 घंटा, अगर जो आप लिखते हैं सिर्फ यही एक्ट नहीं और भी सारे, तो आपकी ये मानिए सफलता सुनिश्चित। आप आधी से ज्यादा वॉर जीत चुके हैं। अगर जो आप रोज लिख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आधी से ज्यादा वॉर जीत चुके हैं। जी हाँ, मेरी गारंटी है आपको। तो उम्मीद है ये वीडियो आज की अच्छी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी है तो मुझे सूचित करें, मैसेज जरूर भेजें। फोन नंबर मेरा 8800815796। इस पे मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए, जो आपकी इच्छा वो कीजिए। तो मैं अगली क्लास लेकर बहुत जल्द उपस्थित होने वाला हूं। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।